बिल्कुल ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड मोस्ट वायरल हैं, ठीक है। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर देखें। कह रहे हैं निम्न में से परिमेय संख्या कौन सी है। आप जानते हैं किसी भी अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट लग जाता है ना, तो वो क्या होती है, अपरिमेय। दो अभाज्य संख्या है, अंडर रूट लगा तो अपरिमेय हो गया। सात अभाज्य संख्या है, अंडर रूट लगा अपरिमेय हो गया। तीन अभाज्य संख्या है, अंडर रूट लगा अपरिमेय हो गया। 9 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 3, जिसको मैं 3 के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ। पी बट्टे क्यू के रूप में, बट्टे में 0 नहीं है, तो ये क्या है बाबू, ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये एक परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। क्या है कि किसी द्विघात समीकरण के ग्राफ का आकार का नाम क्या होता है, ठीक है। अगर द्विघात समीकरण है, ठीक है, तो उसके आकार का नाम होता है परवलयाकार, पैराबोला, जिसके बारे में हम कक्षा 11 में आप डिटेल में पढ़ेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। हमारे पास क्या है कि x बराबर x बट्टे ए बराबर है y बट्टे बी के, तो आपको y का मान बताना है कि क्या होगा। y का मान क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। सो देखिए यहाँ से y का मान क्या होगा, इस समीकरण को संतुष्ट करें तो देखो यहाँ से ये भी दे रखा है ना आपको कंडीशन, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, ये बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा ए वाई बट्टा बी। तो यहाँ पे रखना है, तो देखो यहाँ पर मैं क्या रखूं, ए एक्स की जगह पे मैंने क्या रख दिया, ए वाई बट्टे में बी, और इधर क्या है बी वाई। और हल करने पे देखो, बायां पक्ष हल करने पे दायां पक्ष के बराबर आना चाहिए। अगर मैं y के जगह पे क्या रखूं, अगर y के जगह पे मैं b रख दूं, अगर मैं y के जगह पर यहाँ पर b रख दूं, a गुणा ए स्क्वायर हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर y की जगह पे मैंने b रख दिया, तो यहाँ पे भी तो रखना पड़ेगा b, तो b से b कटा, यहाँ से क्या बचा ए स्क्वायर, और b गुणा b क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। बाएं पक्ष को हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ रहा है, क्या रखने पे, अगर y की जगह पे क्या रखने पे, b रखने पे, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं यदि समीकरण के कोई वास्तविक मूल ना हो, वास्तविक मूल जब ना हो तब क्या होता है, तब होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या होता है 0 से छोटा होता है। तो यहाँ पर a के स्थान पर क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणज, b के स्थान पर क्या है x का गुणज, और c के स्थान पर क्या है बाबू, a है, रख दो बी स्क्वायर। b क्या है हमारे पास -4, वर्ग कर दोगे 4, a हमारे पास क्या है 1, और c के स्थान पर क्या है ए है, ठीक है। 4 चक्कू 16 माइनस के 4a, ठीक है। अब दोनों तरफ माइनस का 4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 4a हो जाएगा। दोनों तरफ 4 से भाग दे दोगे, 4 से 4 कटा, 4 चक्कू 16, तो जो a का मान होगा वो 4 से बड़ा होगा, ठीक है। a का मान क्या होगा, 4 से बड़ा होगा, a की तरफ बड़ा वाला मुंह होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। कह रहे हैं इस समांतर श्रेणी का 10वां पद क्या होगा, a10 निकालना है, जिसका सूत्र होगा a प्लस 9d। देखो प्रथम पद क्या है हमारे पास, a हमारे पास है √2, सार्वंतर क्या होगा, दूसरे पद में से 2 √2 में से पहला पद घटा दो, 2 √2 में से 1 √2 घटाओगे, 1 √2 बचेगा, ठीक है। तो पहला पद है √2 और d हमारा है √2, 9 √2 में 1 √2 जोड़ोगे 10 √2 आ जाएगा, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करोगे, 10 को √ के अंदर ले जाओगे तो 10 का वर्ग हो जाएगा, यानी कि 100 गुणा 2 यानी कि 200। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे निम्नलिखित सारणी का माध्य क्या होगा, छोटू सा प्रश्न है, तो 1 नंबर में आ रखा है माध्य, तो चलिए माध्य निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम वर्ग अंतराल, यहाँ हमारी आ जाएगी आवृत्ति बारंबारता, तो हमें उसके बाद वर्ग चिन्ह x चाहिए होता है, ठीक। देखिए तो वर्ग अंतराल दे रखा है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 और 15 से 20, ठीक है बाबू। ये दे रखा है हमको, एफ हमको क्या दे रखा है 2, 4, 6, 10, और यहाँ लिख देंगे हम कुल, यहाँ लिख देंगे हम कुल। x क्या होता है, दोनों को जोड़ते हैं आधा करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2.5, और सब में देखो 5 5 का अंतर है, 5 5 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 7.5, ठीक है। इसे 1 नंबर में दिया है, क्या बताऊँ।
ये 2 नंबर का कम से कम प्रश्न है। और फिर 5 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। और फिर 5 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 17.5, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि लगाते हैं, हमें क्या निकालना हो, एफ और एक्स की गुणा करनी होगी। 2.5 दूनी 5, 7.5 चौके कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो जाएगा, ठीक। और 12.5 और 12 25 या 75 हो जाएगा, ठीक है। इसको इससे गुणा करोगे ये 75 आएगा, करके देख लेना। और ये आ जाएगा 175, ठीक है। 12, 12.5 और 12.5 कितना होता है, 25, 25 3 75, ठीक है। अब इनको जोड़ दो, 5 5 10 और 5 15, हासिल लगा 1, 7 3 10 3 17 और 1 18, हासिल लगा 1 1 और 1 2। एफ में आ जाओ, 6 और 4 10 20 और 2 22 आ गया, ठीक है। यही दे रखा है, हमें माध्य निकालना है। माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे में एफ का कुल योगफल। एफ एक्स का कुल योगफल है 285 बट्टे में क्या 22 है, हमने गुणा से ही किया है ना, ठीक। यही है ना हमारे पास, ओके। अब देखो भाग देंगे, भाग देंगे किससे कटेगा, किसी से कट तो नहीं रहा है, 22 से काटेंगे। तो देखो 285 में भाग देना 22 से, 22 एकम 22, 22 एकम 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6 65 आ गया। 22 3 66 होता है, नहीं जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है। 12 दशमलव कुछ आ रहा है आंसर, तो 12 दशमलव कुछ आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। बाकी कहीं 12 12 नहीं है, सब बड़ा है ना, तो इससे आइडिया लग गया, ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं त्रिभुज एबीसी और डीईएफ में ये चीज इसके बराबर है, तो वो समरूप त्रिभुज कब होंगे, जब कंडीशन कौन सी हो। हमारे पास 2 त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज इसके समरूप है, ठीक। कौन सा है, डी ई एफ। हमें ये बोल रखा है कि जो ए बी बट्टा डी ही है, ए बी बट्टा डी बराबर है बी सी बट्टा एफ डी, बी सी बट्टा एफ डी। तो इन दोनों के अटैचमेंट के साथ ये वाला कोण है और इन 2 अटैचमेंट भुजाओं के साथ ये वाला कोण है, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे एच ए एच नियम के द्वारा। तो जब बी कोण डी के बराबर हो, बी कोण डी के बराबर हो, ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाए, ठीक। कह रहे हैं ये जो इन शीर्ष वाले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, इस त्रिभुज के शीर्ष का परिमाप क्या होगा। अगर मैं त्रिभुज बना के दिखाऊं आपको, 0,4 कहाँ होता है, 0,4 मान लेते हैं, यहाँ है 0,4, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 4, परिमाप पूछा है, ये हमारा केंद्र है 0,0। अगला है 3,0, यहाँ कहीं पे आ जाएगा 3,0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 3 है। त्रिभुज ये हुआ, हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी नहीं पता, ए इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और ये ओ पॉइंट है, हमें ए बी निकालना पड़ेगा। ये दूरी पता है तुम्हें, नहीं पता है, परिमाप निकालने इन तीनों को जोड़ना है, ए बी नहीं पता, 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लग जाएगा। सूत्र क्या होता है वैसे, x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 कितना है हमारे पास 4, x2 है 3, y1 है 4, y2 है 0। 0 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 3 आएगा, माइनस 3 का वर्ग 9, माइनस का वर्ग प्लस हो जाते हैं। 4 में से 0 घटाएंगे 4, 4 का वर्ग 16, ये आ जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5 होता है। जोड़ देना, परिमाप है 3 + 4 + 5 कितना हो जाएगा 9, 5 और 3 8 और 4 12 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 12। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अगर 3 10 e 4 के बराबर हो तो सेक का मान क्या होगा। तो देखो बाबू 10 e ये 3 गुणे में है, इधर आके बट्टे में आ जाएगा, हमें निकालना है सेक ए, हमें निकालना है सेक ए। तो सेक का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट के अंदर 1 + 10² है, सूत्र होते हैं। 10 का मान दे रखा है 4/3, ये हमने यहाँ पर रख दिया, 4 का वर्ग 16, 3 × 9, ये 9 एकम 9, यहाँ पे आ गया 16, तो 16 और 9 कितना होता है बच्चों 25/9, 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3, आंसर आ जाएगा 5/3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। पूरी एनसीईआरटी वगैरह पढ़ा रखी है, पर डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिलेगी, आप के ज़रूर देखें,
10a प्लस कॉट a का मान 25 है, तो इसका मान क्या होगा? ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ वर्क कर देता हूँ, इधर भी वर्क किया, इधर भी वर्क किया। इसमें सूत्र लगा देंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2a गुणा b, और 5 का वर्ग क्या होगा? 25। यहाँ पर मैंने सूत्र लगा के खोल दिया। सूत्र आप जानते ही होंगे कि a प्लस बी का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। ठीक है जी, यही सूत्र होता है ना। ये सूत्र हमने यहाँ पे लगा दिया। ये a की जगह पे था और ये b की जगह पर। tan अल्फा गुणे कॉट अल्फा का मान क्या होता है बच्चों? 1 होता है। इसका मान हमें चाहिए, ठीक है, इसका मान चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, इधर कितना है? 25, प्लस का 2 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो 25 में से 2 घटाएंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 23। ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे साइन थीटा और कोसेक थीटा बराबर है किस एंगल के लिए, किस थीटा के लिए? तो यहाँ पर पाई आ गया होगा। अब कई बच्चे जानते नहीं है कि पाई का मतलब होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री, ठीक है, पाई मतलब रेडियन। 0 डिग्री को रेडियन में 0 ही लिखते हैं। 30 को लिखते हैं, 30 डिग्री को पाई बाई 6। 45 को लिखते हैं पाई बाई 4। 60 को लिखते हैं, 60 डिग्री को पाई बाई 3, और 90 डिग्री को लिखते हैं पाई बाई 2। ठीक है, ये मैंने साइड में लिखवा दिया। अब यहाँ पे आ जाइए, साइन 90 का मान और कॉसेक 90 का मान समान होता है। साइन 90 का मान कितना होता है? 1, और कॉसेक 90 का मान भी कितना होता है? 1। 90 बोले तो पाई बाई 2। ठीक, ये आ गया। कह रहे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 0 है, तो इसका मान क्या होगा? देखो, साइन माइनस का थीटा इधर के क्या हो जाएगा? बराबर किस तरफ? कॉस थीटा। इसके गुणे में कुछ नहीं तो 1। ठीक, तो अब आप देखो, साइन थीटा ये गुणा के इधर के बट्टे में आ जाएगा 1, तो टेन थीटा बराबर 1। टेन किस एंगल का मान 1 होता है? पाई बाई 4 का। पाई बाई 4 मतलब 45। 10 से 10 कर दो, 10 45 का मान होता है। ठीक है, 10 45 का मान नहीं होता। थीटा मुझे मिल चुका है, अब यहाँ रख देना है, यानी कि साइन 45 की घात में 4 कॉस 45 की घात में 4। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। इसको 4 बार गुणा करना है। इधर भी वही कॉस 45 का मान भी होता है 1/√2। 1 को तुम कितनी बार गुणा करो? 1 रहता है। √2 को 4 बार गुणा करो। √2 गुणा √2 2 होता है। सेम चीज इधर भी आ जाएगा, 4 बार गुणा होगा ना, तो 2 दूनी 4। इधर भी आ जाएगा, दोनों के बट्टे में समान है, लॉस रपा वही आ जाएगा। जब नीचे समान हो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है। 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। आंसर आ जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। हमारे पास ये वृत्त है, ठीक, हमसे बोला गया है जो स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ठीक है, और बिंदु Q से केंद्र की जो दूरी है वो कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। ये 25 सेंटीमीटर है, तो हमें बोल रहे त्रिज्या कितनी होगी? ये त्रिज्या हमें निकालनी कितनी होगी? मान लेते त्रिज्या r होगी। हम जानते हैं प्रमेय 10.1 से कि भैया जो त्रिज्या होती है, जो स्पर्श रेखा होती है, उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है कोण, और यहाँ पर लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि 90 अंश का कोण है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है? 25, आधार क्या है? 24, लंब हमारे पास है त्रिज्या जो हमें निकालना है। 25 का वर्ग जो होता है वो होता है 625। 24 का वर्ग होता है 24 गुणा 24 576। इसके आगे हल करेंगे तो संख्या को एक तरफ लिखोगे, प्लस का इधर क्या हो जाएगा? माइनस का। घटाओगे तो 49 बचेगा। 49 का वर्गमूल क्या होता है? 7। तो आंसर आ जाएगा पहला वाला। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
ठीक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हों तो POA क्या होगा। देखो हमारे पास क्या बोला, एक बिंदु P से केंद्र O वाली PA और PB स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पे झुकी हुई हैं, तो POA का मान क्या होगा। ये A है, ये B है, ठीक। तो हम पहले क्या करेंगे, इससे इसको मिलाएंगे, इससे इसको मिलाएंगे, ठीक। अब ये जानते हैं प्रमेय 2.1 के अनुसार यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बनेगा। हमसे क्या बोल रहे हैं, PO इसको मिलाना पड़ेगा और फिर A बोला है। ये वाला कोण कितना होगा ये हमें निकालना है, तो उसको निकालने के लिए पूरा पहले कोण निकालना पड़ेगा। ये पूरा कोण जितना होगा उसका आधा ही होगा, क्योंकि ये त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं। प्रमेय 2.1 के अनुसार यहाँ पर 90 बना, यहाँ 90 बना। ये क्या है, एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है 360। तो यहाँ 80 है, यहाँ 90 है, यहाँ O हमें निकालना है और ये B कितना है 90 है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360, 90 90 180 180 और 80 260, 260 प्लस O 360 प्लस का 260 इधर के माइनस का 260, तो O कोण क्या आ गया 100। टोटल कोण कितना आ गया 100। तो टोटल का आधा कितना होगा जो हमें चाहिए, तो 100 का आधा कर दोगे कितना आ जाएगा 50। आंसर आ जाएगा 50। R त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है जिसका कोण थीटा है। थीटा बट्टे 360 पाई R स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो देखो इससे ये कट जाएगा, 360 नीचे आ जाएगा, थीटा बट्टे 360 पाई R स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक ठोस पाइप का व्यास इतना है। हमारे पास एक पाइप है, ये पाइप है जो कि किसके आकार का है, बेलन के आकार का है। व्यास 4 है, तो व्यास का आधा क्या होता है त्रिज्या हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और उसकी लंबाई यानी कि लंबाई यहाँ पर किसके बराबर है, ऊंचाई के, ऊंचाई मानी जाएगी 20 सेंटीमीटर है। प्रयुक्त धातु का आयतन क्या होगा, यानी कि बेलन का आयतन निकालना है। बेलन का आयतन क्या होता है पाई R स्क्वायर H। किसी भी आंसर में, सभी आंसर में पाई है, पाई का मान मत रखो। त्रिज्या है 2 और H कितना है 20, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा 80 पाई। आंसर क्या आ जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर की घात में 3। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, R त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठफल क्या होता है। 3 पाई R स्क्वायर, सूत्र पूछा आपसे, ठीक है, 3 पाई R स्क्वायर। निम्नलिखित सारणी का माध्यक वर्ग क्या होगा, ये हमें बताना है कि माध्यक वर्ग क्या होगा। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए देखो क्या करना होता है। सबसे पहले ये सारणी बनाना पड़ेगा पूरा। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और फिर संचयी बारंबारता, ठीक। तो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, कहाँ तक गया ये 50 तक, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता में दे रखा है 2, 8, 12, 18 और 10। फिर हमें क्या करना, संचयी बारंबारता निकालनी है। पहला वाला वैसे के वैसे, नीचे वाला जोड़ो, 2 में 8 जोड़ेंगे 10, 10 में 12 जोड़ेंगे 22, 22 में 18 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 40, 40 में 10 जोड़ेंगे 50, इन सबको जोड़ोगे 50, ठीक है। एफ के कुल योगफल को हम एन कहते हैं। ये क्या है एन, यहाँ पे जितना होता है यहाँ पे भी उतना ही आना चाहिए। आ गया। अब आपको देखना है n बट्टा 2, 50 बट्टा 2 यानी कि 25। आपको सी एफ में 25 से पहली बार कहाँ ज़्यादा है वो ढूंढना है, 40, पहली बार जो ज़्यादा है 25 से, तो इसी के सीध में जाओगे ये। तो हमारा जो माध्यक वर्ग होगा वो होगा 30 से 40। माध्यक वर्ग कितना होगा 30 से 40 होगा, 30 से 40। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही हो जाएगा, ठीक।
अगले प्रश्न में आ जाओ। एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्य इतना तो बहुलक क्या होगा? बहुलक क्या होगा ये बताना है। देखो एक संबंध हम जानते हैं कि बहुलक किसके बराबर होता है? बहुलक होता है 3 गुणा माध्यक माइनस के 2 माध्य, माइनस के 2 माध्य। माध्यक कितना है? माध्यक बाद में दे रखे, माध्यक दे रखे हैं 35 और माध्य दे रखा है 30। गुणा करो, 3 बचे 15, हासिल लगा 1, 3 3 और 1 10 और ये है 30 दूनी 60, घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 45, 45। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटती है उसकी प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा कितनी होती है? 1। और अनिश्चित घटना जिसे हम असंभव घटना भी कहते हैं उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0। तो ये 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन गए जिनको हमें ओ मार्कशीट में करना होता है। आराम से बन गया, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आ जाएंगे अगले प्रश्न में। ठीक है, क्या है? वर्णनात्मक प्रश्न है हमारे, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक, अब इनको हमें सॉल्व करना है। कॉपी में कैसे सॉल्व किया जाएगा? आप पहले लिख लेंगे, ऐसे काले पेन से ही लिखोगे, खंड ब, काले पेन से लिखना। मेरे पास काला पेन आपकी आंखों के सामने खत्म हो गया है तो मैं रेड पेन से लिख रहा हूं। और फिर यहां लिखोगे प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर संख्या। कौन सी प्रश्नोत्तर संख्या है ये? 1 का ए। नंबर पूरा पूरा ध्यान से दिखना चाहिए। क्या बोला है इसने कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इन दोनों संख्याओं का लौशा और मौशा दोनों ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास है 25, 20 और एक है 10, 530। इन दोनों संख्याओं का क्या करना? अभाज्य गुणनखंड करना है। करते हैं, काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12 0। फिर कटेगा 2 से, 2 छंग 12, 2 3 6, पीछे से आ गया 0। फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 1 कम 3, पीछे से 0। फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, पीछे से आ गया 0। ठीक है, 7 से कटेगा, 7 1 कम 7, पीछे से आ गया 0। 2 पंजे 10, 5 1 कम 5। जब तक नीचे 1 ना आए तब तक हमें करना है गुणनखंड। अब आ जाओ इसमें, 0 है, 2 से कटेगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 13 हो गया, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 1 के स्थान पर 5 से कटेगा, 5 1 कम 5 0, 5 बचे 25, 1 बचा, 5 थिया 15। ठीक है, 5 थिया 15 हो गया। सही किया ना हमने? 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12 और 1 बचा, 2 पंजे 10, 5 1 कम 5 0, 5 बचे 25, 5 थिया 15। किससे कटेगा? 3 से कटेगा, 3 थिया 9, 1 बचा, 3 बचे 15, 3 1 कम 3। फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 2 बचा, 3 7 21। फिर 3 से कटेगा, 3 थिया 9, 3 9 27। फिर 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 थिया 9 और 13 1 कम 13। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो, कोई भी अगर आपको दिक्कत लगे, महसूस लगे, तो आप प्रश्न को एक बार दोबारा देख सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम क्या करेंगे? गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 25 20। देखो 2 कितनी बार है? 2 हमारे पास 1 2 3 बार। 3 कितनी बार है? 1 2 3 है 2 बार। फिर 5 है 1 बार और फिर 7 है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर संख्या दूसरी क्या है? 10 530। यहाँ पे देखो 2 कितनी बार है? 2 एक ही बार है। 3 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है। 3 4 बार है। और उसके बाद 5 कितनी बार है? 5 एक ही बार है और फिर 13 है। हमें वो संख्या देखनी है जो दोनों में है, जो संख्या दोनों में है। 2 भी दोनों में है, 3 भी दोनों में है, 5 भी दोनों में है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं HCF। जो दोनों में उसकी न्यूनतम घात, 2 की घात न्यूनतम 1 है, 3 की न्यूनतम घात 2 है और 5 की न्यूनतम घात 1 है। तो ये हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा 90। पहला आंसर। ठीक है, फिर हम निकालेंगे LCM। LCM में क्या होगा बाबू? जो दोनों में है उसकी घात मैक्सिमम आ जाती है। 3 की मैक्सिमम घात
4, 5 की मैक्सिमम घात 1 ही है और जो बच गए उनको गुणे में डाल दो। अब इन सबको गुणा करना है। देखो 4 पंजे 20, 3 तिया 9, 9 9 81, 13 सत्ते 91। अब सबको गुणा करना है। क्या करना है? 81 को गुणा कर देना है 91 से। ठीक है, तो 81 को गुणा करोगे 91 से 7371 आ जाएगा। और फिर इसको क्या करोगे? गुणा कर दोगे 20 से, तो ये आ जाएगा 147,420 आंसर। ठीक, कहीं पे भी डाउट लगे एक बार दोबारा आप देख सकते हैं। शानदार क्वेश्चन था। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। बी नंबर पे आ जाओ। एक का बी है। माना 2√3 एक परिमेय संख्या है। ये क्या बाबू? एक परिमेय संख्या है। अगर ये एक परिमेय संख्या है तो आप जानते हैं दुनिया की कोई भी परिमेय संख्या हो उसे आप p/q के रूप में लिख सकते हो। बट्टे में 0 नहीं होता है। उसके साथ साथ p और q हमारे क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। उसके साथ साथ जो HCF होता है p और q का, वो क्या होता है? 1 होता है। ठीक, ये चीज हो गई। अब यहां देखो, ये 2 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगी? बट्टे में। परिमेय को परिमेय से भाग दो, गुणा करो, परिमेय रहता है। और ये क्या है? अपरिमेय। 3 के ऊपर अंडर रूट लगाए। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। वही आप यहाँ लिखोगे, चूंकि p/2q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, इसलिए समीकरण 1 से ये चीज बराबर हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो यहां बोल देंगे √3 p/2q के बराबर नहीं है। इसे डब्बे में दिखा देंगे। ठीक, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। अगर ये परिमेय होती तो ये बराबर आना चाहिए था। बराबर नहीं आई है, इसका मतलब क्या है? कि ये परिमेय नहीं है, यानी कि हमारी अवधारणा गलत है। अर्थात हमारी अवधारणा गलत है। ठीक है, इसलिए 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इसलिए ये क्या है बाबू? एक अपरिमेय संख्या है। ठीक हो गया। अगले में आ जाते हैं। देखो, इसको 2 नंबर में डाला गया है। क्या है? यदि कोई रेखा ABC त्रिभुज AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा B के समानांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD/AB बराबर होता है AE/AC के। कल ही मैंने लाइव सेशन में इसको पढ़ाया था, इस प्रमेय को और प्रमेय 10.2 को। और मेरा दावा है कि ये क्वेश्चन दोनों के दोनों प्रमेय एग्जाम में आएंगे और बड़े नंबर में आएंगे। अगर आपके पास एक त्रिभुज ABC है और AB को और AC को 2 बिंदु प्रतिच्छेद करती है D और E पर, और ये जो DE है BC के समांतर हो, यदि DE समांतर हो BC के, तो प्रमेय 6.1 थील्स प्रमेय के अनुसार क्या होता है? AD/DB सिद्ध करना है हमें। AD/DB किसके बराबर होगा? AE/AC। ये आता है बड़े नंबर में, 4 नंबर में, 6 नंबर में आता है। ठीक है, कल ही मैंने करा रखा है, लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, ये वाली भी मिलेगी और 10.2 की भी मिलेगी। एक साथ मैंने करा दिया है और एग्जाम में पक्का आएगा, देख लेना। अगले प्रश्न पे आ जाओ। कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न, D नंबर वाला। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, ये A है,
-1,7, ये बी है 4, -3, ठीक है। इसको मिलाने वाला एक रेखाखंड है जो इसको 2:3 में विभक्त कर देता है। तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए। मैं मान लेता हूँ वो बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y है। तो किस अनुपात में काटा है? 2:3। ये m1 बोल दो, इसको m2, ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, ठीक। x बराबर क्या होता है बाबू? सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, ठीक। तो m1 का मान कितना है? 2 है। x2 का मान कितना है? 4 है। m2 का मान 3 है। x1 का मान -1 है बट्टे m1 प्लस m2। 4 दूनी 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 एकम 3, 2 और 5, 2 और 3 5, ऊपर आ गया 5 बट्टे 5, 5 एकम 5। तो हमें x निर्देशांक कितना मिला? 1। इसी प्रकार अब आ जाओ y निर्देशांक में। y के लिए सूत्र क्या होता है? m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। m1 कितना है? 2, y2 कितना है? -3, m2 कितना है? 3, y1 कितना है? 7, और नीचे m1 प्लस m2। 2 3 6, -7 3 21 बट्टे में 5। 21 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? 15 बट्टे 5, तो 5 3 15, ठीक। तो y का मान कितना आ गया? 3। अतः बिंदु P पहले x है फिर y, x 1 y 3 है। आंसर आ जाएगा 1,3। कितना आएगा? 1,3 आ जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमारे पास क्या है? कोसेक थीटा का मान 2 है, तो इसका मान क्या होगा ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमें बताना है। शानदार क्वेश्चन है। सो देखिए क्वेश्चन नंबर है ई नंबर। हमें दिया है, हमें दे रखा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा दे रखा है 2, ठीक है। तो कोसेक थीटा की मदद से मैं क्या निकाल सकता हूं? साइन थीटा निकाल सकता हूं, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं, देख साइन थीटा क्या होता है? 1 बट्टा कोसेक होता है। कोसेक का उल्टा होता है साइन। 1 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे, तो साइन थीटा आ गया 1/2। तो हमें निकालना है यहाँ पे कॉट। कॉट थीटा क्या होता है? कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। कॉस थीटा हमारे पास है 1/2 और साइन थीटा है हमारे पास, सॉरी कॉस थीटा तो हमने निकाला ही नहीं, सॉरी कॉस मुझे निकालना पड़ेगा। कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है कि नहीं। तो साइन थीटा हमारे पास क्या? 1/2, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, लॉसपा 4 आ गया, 4 एकम 4, इसकी गुणा इसके साथ, 4 एकम 4, 1 एकम 1। 3 का वर्गमूल नहीं होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, ठीक है। अब निकालते हैं कॉट थीटा। इसलिए कॉट थीटा क्या होता है? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। कॉस थीटा क्या है? √3/2 और साइन थीटा क्या है? 1/2। इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कटा, ऊपर बचा √3 बट्टे में 1। किसी भी एक संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो रहता है वही आ जाता है, √3, ठीक आ गया। अब हमें क्या चाहिए? कॉट मिल गया, साइन मिल गया, अब ये निकालना है प्रश्नानुसार। इसका मान ज्ञात करना है। क्या है मान? हमारे पास है कॉट थीटा प्लस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो कॉट थीटा का मान हमें मिला है कितना? कॉट थीटा का मान मिला है √3। साइन थीटा हमको कितना मिला था? साइन थीटा मिला था 1/2 और कॉस थीटा हमें कितना मिला था? √3/2,
ठीक है। अब देखो पहले यहाँ बट्टे में है, इसको पहले हल करना होगा। तो यहाँ पर है अंडर रूट 3, ऊपर है 1/2, लॉसअप आ जाएगा 2, 2 1 कम 2, इसके गुणा इसके साथ 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा 1 अंडर रूट 3। इसके बट्टे में 2, इसके बट्टे में 2 कट गया। यहाँ बचा अंडर रूट 3 प्लस ऊपर से बचा 1, नीचे से बचा 2 प्लस अंडर रूट 3, यही बचा ना, और तो कुछ नहीं है। अब देखो इसको हल करना है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, लॉसअप क्या आ जाएगा, देखो इसके गुणा इसके साथ, तो इसके गुणा इसके साथ होगा, यहाँ गुणा करोगे ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 सिर्फ 3, 2 बार गुणा होने पर अंडर रूट हट जाता है, 1 1 कम 1, तो ऊपर आ गया 3 और 1 4 प्लस 2 अंडर रूट 3, नीचे क्या है 2 अंडर रूट 3, 2 प्लस में अंडर रूट 3। अब अंडर रूट कभी भी नीचे नहीं छोड़ते तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे। क्या होता है परिमेयकरण, विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे हम गुणा करते हैं, कर दिया। आप ये सूत्र जानते हैं कि भैया a प्लस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या होता है सूत्र, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ऊपर जो है वो तो उसको वैसा का वैसा रहने दो। अभी देखना, पहले नीचे हल कर लेते हैं। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 से अंदर गुणा करें, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 अंडर रूट 3। अब 3 से गुणा करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 4 अंडर रूट 3 और प्लस इंटू माइनस माइनस 2 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, 3 और गुणा 2, 2 3 6 हो जाएगा। इससे ये कटा, और 2 का वर्ग 4 होता है, अंडर रूट 3 का वर्ग अंडर रूट हट जाता है, सिर्फ 3 आ जाएगा। 8 में से 6 घटाएंगे 2 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो हमें हमारा उत्तर क्या मिलेगा 2। शानदार क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो गया। ठीक, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। हमें बताना है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु इतना 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 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। यानी कि हमें बस ये दिखाना है कि 3 बीच की दूरी निकालोगे, उनमें से 2 की बीच की दूरी बराबर आएगी, ठीक है। तो ये हमें दिखाना है एफ वाले में। तो माना ए हमारे पास है 5 माइनस का 2, बी हमारे पास है 6 और सी हमारे पास है 7 माइनस के 2। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, फिर बी सी, फिर ए सी निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, ए और बी के बीच की दूरी निकालें। तो ये x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 माइनस y2 का वर्ग, मैं 5 में से 6 घटाओगे माइनस का 1, और माइनस 2 माइनस 6 माइनस 4 माइनस का 6, माइनस 1 का वर्ग 1, माइनस का वर्ग प्लस हो जाता है, 6 छंग 36, माइनस का वर्ग प्लस होता है, अंडर रूट 37 मात्रक। ये ए बी आ गया। अब फिर निकालो ए बी के बाद क्या निकालोगे, बी सी। बी सी क्या हो जाएगा, बी और सी के बीच की दूरी, ये x1 है 6 और x2 है 7, y1 है 4, y2 है माइनस का 2, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 में से 7 घटाएंगे माइनस का 1 और 4 और 2 6, माइनस का वर्ग करने प्लस होता है 1 का वर्ग 1, 6 छंग 36, तो ये भी आ गया 37 मात्रक। 2 की बीच की दूरी तो बराबर आ गई, तीसरी लगानी चाहिए। अब हम निकालेंगे ए सी, ए और सी के बीच की दूरी निकालो। x1 माइनस x2 का वर्ग, y1 कितना माइनस का 2, y2 कितना माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, 5 में से 7 घटाएंगे माइनस का 2 वर्ग, प्लस का 2 माइनस का 2 0, माइनस 2 का वर्ग क्या होता है, 2 दूनी 4, माइनस का वर्ग प्लस 4 में 0 जोड़ो 4, 4 का वर्गमूल 2 मात्रक। 3 बीच की दूरी हमने निकाली, जिनमें से 2 बराबर आ गई। चूंकि ए बी किसके बराबर है, बी सी, अतः यह
समद्विबाहु त्रिभुज की शीर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दिखाइए कि जो रैखिक समीकरण है ये और ये इसके अनेक हल होंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 नंबर का, इसे 4 नंबर में डाला गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, जितने भी क्वेश्चन हम सारे करेंगे। तो देखो कैसे होगा, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सेकंड का ए है, हमें जो दिया है वो हम लिख लेंगे। दिया है क्या समीकरण हमको दे रखा है, एक है 3x माइनस के y प्लस का 2, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 2, पहला समीकरण है। और दूसरा हमारे पास है 9x माइनस के 3y प्लस का 6, इधर के क्या हो जाएगा माइनस का 6। ये 2 समीकरण हमको दे रखा है। ठीक है, ये प्लस का 6 इधर के माइनस का हो गया, प्लस का 2 इधर के माइनस का 2 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अनुपात निकालना है, a1 बट्टा a2 निकालो। a1 क्या है x का गुणज, a2 क्या है दूसरे वाले x का गुणज। 3 कम 3, 3 तिया 9। फिर आ जाते हैं b1 बट्टा b2 निकालते हैं। b1 क्या है y का गुणज माइनस के 1, b2 क्या है दूसरे वाले y का गुणज, माइनस माइनस कटा, ये भी आ गया 1 बट्टा 3। फिर हम निकालेंगे c1 बट्टा c2। ठीक, c1 क्या है पहला वाला अचर पद, माइनस के 2। फिर c2 क्या है दूसरा वाला अचर पद, माइनस के 6, माइनस से माइनस कटा, 2 1 कम 2, 2 तिया 6। तो देखिए तीनों अनुपात क्या है बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 तीनों अनुपात बराबर है, इसलिए रेखा क्या है, रेखा संपाती है। संपाती है, जब संपाती होता है तो अनेक हल होते हैं, अनेक हल होंगे। यही हमें सिद्ध करना था कि इसके अनेक हल होंगे। सिंपल, 1 नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर में आ रखा है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चैप्टर नंबर 9 पढ़ के भी आप सिर्फ 10 नंबर 70 में से 10 नंबर ला सकते हो। पिछले साल ये क्वेश्चन देखो 4 नंबर में भी आ रखा है चैप्टर नंबर 9 से, और 6 नंबर में भी आ रखा है, तो 10 नंबर तो यहीं से आ गए। ठीक, तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन में, कह रहे भूमि के एक बिंदु P से, भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, पहले एक लाइन पढ़ते हैं, एक लाइन का ही चित्र बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का बी। हमारे पास क्या है, भूमि है, ये हमारी भूमि है। भूमि पर एक बिंदु P है और भूमि के सामने एक भवन है, 10 मीटर भवन है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई हमें दे रखी है भवन की, वो हम बोल रखा है कि वे 10 मीटर का है। ठीक है, फिर क्या बोला गया, बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है, ये भवन है, इसके शिखर पर एक ध्वज लहरा रहा है यहाँ पर। ठीक है, और P से उस ध्वज का जो उन्नयन कोण है, ठीक है, ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई बताइए क्या होगी। ठीक है, इस बिंदु P से ध्वज दंड के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, 45 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ध्वज दंड की लंबाई क्या होगी, माना कि ध्वज दंड की लंबाई h होगी, जो हमें ज्ञात करनी है। प्रश्न पढ़ के चित्र बन गया, प्रश्न हमारा आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये बिंदु P है, इसे Q मान लेते हैं, इस वाले बिंदु को R मान लेते हैं और इस वाले बिंदु को S। यहाँ 90 अंश, 2 त्रिभुज बनेगा समकोण, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, दोनों को लोग आराम से बात बन जाएगी। ये भुजा इस वाले समकोण त्रिभुज में भी, छोटे में भी और बड़े में भी आ रही है, तो इसको लेना ही पड़ेगा। तो इसको हमने मान लिया x है। क्या माना आपने, माना ध्वज दंड की लंबाई क्या है, h है। ध्वज दंड की लंबाई h है। और आपने क्या माना, दोबारा आपने माना है कि Q जो है वो क्या है बाबू, वो x है। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज छोटे वाले में, RQP में, त्रिभुज PQR में। ठीक है जी, तो यहाँ देखो आप
कोण के सामने वाली भुजा लंब ये पता है और ये आपको चाहिए होगा, तो आर क्यू बट्टे पी क्यू, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है, टेन थीटा, थीटा क्या छोटे वाले का 30 है, तो आर क्यू हमारे पास है 10 और पी क्यू हमारे पास क्या है एक्स, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, तो तिरछे गुणा करोगे एक्स एकम एक्स और ये आ जाएगा 10√3, एक्स का मान क्या आ जाएगा 10√3 आ गया। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल करेंगे। फिर आ जाओ पी क्यू एच में, त्रिभुज पी क्यू एच में, ठीक है। देखो ये हमें निकालना है तो पूरा ही लेना पड़ेगा और कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है और ये आधार है, तो एच क्यू बट्टे पी क्यू, फिर से वही लंब बट्टे आधार टेन थीटा हो, तो थीटा कितना है 45 है, तो यहाँ आ जाएगा 45, ठीक है। एच क्यू क्या है बाबू, इतना प्लस इतना एच प्लस 10, तो ये है एच प्लस 10 और बट्टे में क्या है, बट्टे में पी क्यू को हमने एक्स माना है, 10 45 का मान 1 होता है, तिरछे गुणा कर दोगे ये आ जाएगा एच प्लस 10 एकम एच प्लस 10 एक्स एकम एक्स, हमें क्या निकालना है, हमें एच निकालना है और ये प्लस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 10, यहाँ एक्स का मान रख दोगे, एक्स का मान क्या है 10√3, 10 उपनिष्ठ निकाल दोगे यहाँ से बचेगा √3, 10 एकम 10 मीटर, आंसर। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया, वेरी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार आता है। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, कह रहे हैं 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 है, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए कि क्या होगा, ठीक है। संख्या ज्ञात करनी है कि क्या होगी, तो सी नंबर पे हम आ जाते हैं, 2 अंकों की संख्या है, ठीक है, ये इकाई का है, ये दहाई का अंक है, तो मान लेते हैं कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक y है, ये इकाई लिख देता हूँ, यहाँ दहाई लिख देता हूँ, ठीक, मान दिया, माना इकाई का अंक, इकाई के अंक को मैंने x माना तथा दहाई का अंक, दहाई का अंक को मैंने y माना, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, दहाई मतलब 10, 10y, इकाई मतलब 1 x, ये हमारी संख्या है। अगर मैं इसको पलट दूं, पलटने पर संख्या क्या होगी, ये यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पर, बस x की जगह y कर दो, y की जगह पर x कर दो, ये हो जाएगी, ठीक। अब हम आते हैं प्रश्न की प्रथम शर्त में, प्रथम शर्त में आ जाओ, प्रथम शर्तानुसार प्रथम शर्त में क्या बोला गया है कि अंकों का योगफल कितना है 9 है, अगर इकाई और दहाई के अंक को हम जोड़ देते हैं तो 9 आता है, x प्लस वाई किसके बराबर है 9 के बराबर है, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाते हैं द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है ध्यान से देखिए, संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो जो नई संख्या है मूल संख्या से 27 अधिक हो जाएगी, जो नई संख्या है वो है 10x प्लस वाई, ये संख्या जो है जो वास्तविक संख्या है 10y प्लस x से कितनी अधिक हो जाएगी 27 अधिक हो जाएगी। x और y को एक तरफ लेके आऊं, प्लस का 10y इधर आगे माइनस का 10y, प्लस का x इधर आगे माइनस का x, इधर बचा 27, 10 में से एक x कम करोगे 9x और माइनस के 10 में से प्लस का घटाओगे तो माइनस के 9y, 27 क्या उभयनिष्ठ है 9 उभयनिष्ठ है, 9 एक कम 9, 9 एक कम 9, 9 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा 9 तिया 27, तो x माइनस वाई बराबर कितना होगा 3 होगा। समीकरण 1 और 2 को हल कर लो, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा बड़े आराम से। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। क्या है समीकरण 1, x प्लस वाई बराबर 9 है और दूसरा है x माइनस वाई बराबर 3,
विपरीत चिन्ह जोड़ दो, x और x क्या हो जाएगा 2x प्लस माइनस वाई कटा 9 3 कितना हो गया 12, 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया 2 छंग 12। ठीक है, तो x का मान क्या आ गया बाबू 6। अब x का मान किसी भी एक संख्या हम समीकरण में रख देते हैं, पहले समीकरण में रख दो, x प्लस वाई हमारे पास 9 है, x का मान 6 मिला है हमें, प्लस का 6 इधर के माइनस का 6 हो जाएगा, y का मान कितना आ जाएगा 3। इसलिए संख्या जो होगी, संख्या हमने क्या मानी थी y और x, तो y मुझे 3 मिला है और x मुझे 6 मिला है, आंसर आ जाएगा 36। आंसर क्या होगा 36 होगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल एग्जाम में आता है ऐसा प्रश्न। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, कह रहे दी गए चित्र में ए बी बराबर ए सी है, ए बी और ए सी आपस में समान है, तो बी ई बराबर, ये जो बी ई है और ये जो ई सी है इसको हमें बराबर दिखाना है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, डी नंबर पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाओ। उसके बाद देखो, सबसे पहले चित्र अगर एग्जाम में बनाना चाहो तो बना लेना, बढ़िया रहेगा। देखो हमें दिया क्या है, दिया है ए बी बराबर ए सी, ये जो है इसके बराबर है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो बी ई है वो ए सी के बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। सो अब देखो क्या कहा है, प्रमेय 2.2 से, प्रमेय 2.2 क्या कहती है कि बाएं बिंदु से वृत्त पर अगर हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां आपस में समान होती हैं। तो हमारे पास क्या है, देखो ए डी किसके बराबर है, ए एफ के, और यहां से जो बी डी है, जो बी डी है वो किसके बराबर है, बी ई के। ठीक, और इसके बाद सी ई जो है, और उसके बाद जो सी ई है वो सी एफ के बराबर है, सी एफ सी ई के बराबर है। जहां जरूरत पड़ेगी हम इसका इस्तेमाल अवश्य करेंगे। अब आ जाओ चित्र में, खुद ही बोलोगे आप चित्र में क्या है, आप खुद देखो। हमें दिया क्या है, चूंकि हमें दे रखा है प्रश्न में ए बी बराबर ए सी है, यही दे रखा है ना। ए बी कहां से कहां तक है, ए बी होगा ए डी प्लस डी बी, ए डी प्लस डी बी, और उसके बाद इधर क्या होगा, ए सी, ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी, यही होगा। अब आप देखो आपको क्या चाहिए, अब हमें सिद्ध करना है बी ई और ई सी ये आपस में बराबर है, तो आपको ए एफ नहीं चाहिए, आपको ए एफ नहीं चाहिए, ए डी नहीं चाहिए। ठीक है, ए डी नहीं चाहिए, तो मैं ए डी की जगह ए एफ रख सकता हूं, ए डी की जगह ए एफ रख सकता हूं, ए एफ रख दिया। देखो इधर भी ए एफ है, इधर भी ए एफ, दोनों तरफ बराबर के समान रहने पे कट जाते हैं। यहां बचा डी बी और यहां बचा एफ सी। क्या डी बी बराबर एफ सी प्रूफ करना है, नहीं, तो डी बी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, बी ई, डी बी की जगह रख दिया मैंने बी ई, समीकरण नंबर 2 से। और एफ सी की जगह मैं क्या रख सकता हूं, एफ सी या सी एफ की जगह मैं रख सकता हूं सी ई या ई सी। ठीक है, यहां लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। जबरदस्त क्वेश्चन था, आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, एनसीईआरटी का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, यदि बारंबारती सारणी का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान आपको बताने हैं क्या होंगे, और हमें दे रखा है बारंबारता होगा जो योगफल है वो 80 है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, हमें दे रखा है माध्यक, माध्यक दे रखा है 28.5। ओके, सबसे पहले यहां हम लिख देते हैं वर्ग अंतराल,
यहाँ लिखना पड़ेगा वर्गंतल बारंबारता और यहाँ आ जाएगी संचयी बारंबारता। ठीक, तो वर्गंतराल हमारे पास है 0 से 10, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। ठीक, ये यहां तक दे रखा है। यहाँ लिखेंगे कुल बारंबारता जो हमें दे रखी है वो दे रखी है 5x 20 15 y और 5। बारंबारताओं का जो योगफल है वो 80 बोल रखा है प्रश्न में, और f के कुल योगफल को हम n से दर्शाते हैं इस प्रश्न में। ठीक, अब हमारे पास क्या होगा, पहला वाला वैसे का वैसे आ जाता है, 5 वैसे का वैसे, 5 में नीचे वाला जोड़ेंगे तो 5 प्लस एक्स क्या होगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा। नीचे वाला फिर जोड़ेंगे, 5 प्लस एक्स में 20 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस एक्स। 25 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स। नीचे वाला जोड़ेंगे 40 प्लस एक्स में वाई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और नीचे वाला जोड़ेंगे 40 में संख्या जोड़ दें तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप जानते हैं कि भैया जो यहाँ पे होता है वो भी यहाँ पे होता है ना, यहाँ पे और यहाँ पर सेम टू सेम होता है माध्यक में, गुणधर्म है ये। चूंकि 45 प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, 80 के बराबर है, तो ये प्लस का 45 इधर आके क्या होगा माइनस का 45, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा 35। हमें x और y में एक संबंध मिल चुका है। ठीक है, आगे इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। चूंकि हमारा माध्यक है 28.5, तो यहां लिखेंगे माध्यक 28.5 वर्ग अंतराल। कौन से वर्ग अंतराल में मिलेगा तुम्हें, वर्ग अंतराल 28.5 कहाँ मिलेगा तुम्हें, इसमें मिलेगा ना। वर्ग अंतराल 20 से 30 में उपस्थित है, 20 से 30 में उपस्थित है, तो ये हमें हमारा माध्यक वर्ग मिला। ठीक है, ये हमारा क्या माध्यक वर्ग है। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, L बराबर 20, कितने का अंतर, 20 से 30 में 10 का अंतर है, और ये f के सीध में है, तो ये हमारा f है। जहां से हम चेक करते हैं उसके जस्ट ऊपर वाला क्या होता है, CF होता है। तो CF हमारा है 5 प्लस एक्स, और हमारा जो f है वो है 20। ठीक, अब आ जाओ सूत्र पे, माध्यक पे। चूंकि माध्यक का सूत्र क्या होता है, L प्लस N/2 माइनस का CF गुणा H बट्टे में F, ये होता है। तो माध्यक दे रखा है मैं 28.5। L हमारे पास कितना है, L हमारे पास है 20, N/2, N कितना है 80, N/2 80/2 यानी कि 40, और CF कितना है हमारे पास 5 प्लस एक्स, और H कितना है हमारे पास 10, F कितना है 20, 10 दूनी 20, प्लस का 20 इधर आके क्या होगा माइनस का 20, तो यहां बचा 40 में से 5 घटाओगे है ना, पूरा हल करके दिखाता हूं। 40 माइनस का 5 माइनस का x बट्टे में 2, तो यहां से बचेगा 8.5, और बट्टे का 2 इधर आके हो जाएगा गुणे में। 40 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 35 माइनस का x। ठीक, तो ये आ जाएगा 17। ठीक है, ये 17 हो गया, इधर आ गया 35 माइनस का x, तो माइनस x इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा, और प्लस का 17 इधर आके माइनस का 17 हो जाएगा। 17 दूनी 34 और 1 कितना बचेगा 18 बचेगा। x का मान 18 आ गया, यहां रख दोगे y का मान आ जाएगा 18 प्लस y कितना है 35 के बराबर, प्लस के 18 इधर के माइनस का हो जाएगा, 35 में से 18 घटाओगे क्या आ जाएगा 17, तो आंसर आ जाएगा 17। कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। यदि दो पासे एक साथ फेंके जाते हैं, दोनों पासों की संख्याओं का योगफल 7 से छोटा होने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो, जब दो पासे फेंकोगे तो परिणाम क्या आते हैं, यहां लिखेंगे। दो पासे फेंकने पर परिणाम, प्रतिदर समष्टि क्या बनेगी वो लिख के दिखाना पड़ेगा आपको। क्या बनेगी? 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6। पहले में 1 है, दूसरे में 1, पहले में 1 है या फिर दूसरे में 2, पहले में 1 है या दूसरे में 3, ठीक है, ऐसे चलेगी। फिर आ जाएगा 2,1, 2,2 कहाँ तक जाएगा? 2,6 तक। फिर 3,1 से कहाँ तक जाएगा? 3,6 तक। 4,1 से 4,6 तक। 5,1 से 5,6 तक और 6,1 से 6,6 तक जाएगा। तो कुल परिणाम क्या हो जाएंगे हमारे पास? 36। तो हर लाइन में 6 है, टोटल 6 लाइनें, 6 छंग 36 परिणाम आएंगे। प्रश्न में क्या बोला है? 7 से छोटा हो, योगफल 7 से छोटा हो। 7 से छोटा, 7 भी नहीं, 7 से छोटा बोला है ना, तो 6 तक। यहाँ आ गया 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 होगा लेकिन नहीं लेना है, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। फिर 3,2, 3,3 यहाँ तक आ जाएगा। फिर 4,2 तक आएगा, बस 5,1 ये नहीं आएगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है? 7 से छोटा, 7 से छोटा योगफल, सात से छोटा योगफल क्या हो जाएगा? यहां देखिए, लिख के दिखा देते हैं। 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, ठीक है, 1,6 7 हो जाएगा। 7 से छोटा बोला है। फिर आ जाएंगे 2,1, 2,2, 2,3, 2,4। फिर आ जाएंगे 3,1, 3,2, 3,3। फिर 4,1, 4,2। फिर 5,1। बाकी नहीं ले सकते। अब हमें निकालना क्या है? प्रायिकता निकालनी इसकी, इसलिए प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही तो सूत्र होता है। तो संभव परिणाम कितना है हमारे पास? गिन के देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। संभव परिणाम 15 है। कुल परिणाम कितना है? 36 है। 3 × 5 = 15, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 5/12। ठीक, कोई भी डाउट हो आप दोबारा देख सकते हैं। तो ये 4 नंबर के प्रश्न हमारे आराम से बन गए। अब हम आते हैं हमारे 6 नंबर के प्रश्नों में। क्वेश्चन बोल रहे नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य इतना है और 6 कुर्सी और 10 मेजों का मूल्य इतना है। तो एक कुर्सी एक मेज का मूल्य अलग अलग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, 6 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो देखो हम मान लेंगे, माना एक कुर्सी का जो मूल्य है वो हम मान लेंगे कि भैया वो X रुपए है, तथा एक कुर्सी का, अरे यार कुर्सी फिर लिख दिया, एक मेज का जो मूल्य है वो कितने बाबू? Y रुपए है। ये हमने मान लिया। अब हम आ जाते हैं प्रथम शर्त में। प्रथम शर्त में क्या बोला गया है? 4 कुर्सी यानी कि 4x प्लस 7 मेज यानी कि 7y, कुल मतलब प्लस इसका जो कुल मूल्य वो 360 रुपए है।
ठीक, फिर आ जाइए द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि 6 कुर्सी और 10 मेज, 6 कुर्सी यानी कि 6x, 10 मेज यानी कि 10y का जो टोटल मूल्य है वो है 520 रुपये। 520 रुपये। तो एक कुर्सी और एक उसका मूल्य बताना है, यानी कि इनको हल करना है। ठीक है, तो कौन सा विधि लगाते हैं? विलोपन लगाते हैं, सबसे आसान है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ y को हटाते हैं, इसमें 7 से गुणा करते हैं और इसमें 7 से गुणा करते हैं। विलोपन विधि सबसे आसान होती है समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, इस वाले में 10 से गुणा करना है ना, 7 क्यों लिख रहा हूँ, इस वाले में 7 से करना है। 10 से गुणा करो, 4 दही 40x और 10 सत्ते 70y और 10 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 3600। 7 से गुणा करो, 7 छंग 42x। ठीक है, और 10 सत्ते 70y और ये हो जाएगा 5 गुणा 0 0, 5 दूनी 5 कहाँ से आ जा रहा है, 7 0 0, 7 दूनी 14 हासिल लगा 1। ठीक है, 7 दूनी 14 हासिल लगा 1, 7 पंजे 35 और 1 36। घटा देंगे, समान चिन्ह पे घटाते हैं, कटा, यहाँ से बचा माइनस के 2x और यहाँ से बचा माइनस के 40। ठीक है, माइनस से माइनस कटा, 2 दूनी 4, तो x का मान आ गया 20। यानी कि एक कुर्सी का जो मूल्य है वो 20 रुपये है। ठीक, अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूंकि 4x प्लस 7y कितना है, 360 है, तो x के जगह पे हम क्या रखेंगे, 20 रख देंगे। चार दूनी 8, 80 हो गया। प्लस का 80 इधर के माइनस का 80 हो जाएगा, है ना, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 280। 7y, तो y का मान आ जाएगा 7 चौको 28 0, तो y का मान आएगा 40। इतना आसान प्रश्न है। ठीक है, यानी कि जो मेज का मूल्य होगा वो 40 रुपये होगा, कुर्सी का मूल्य 20 रुपये होगा। आराम से सॉल्व हो गया। अब अथवा में भी है, तो वो प्रश्न भी हम हल करेंगे, टेंशन मत लो। अथवा में आ जाओ। एक आदमी 3500 रुपये का ऋण लिया, उसने पहले महीने में 20 रुपये दिए, फिर प्रति माह 15 रुपये बढ़ाता गया, वो कितने माह में ऋण चुकता कर देगा? भाई इतना हलवा क्वेश्चन है। कितने महीने में हमें दिया क्या है, देखो हमें टोटल कितना दे रखा है, इतना रुपए ऋण लिया, यानी कि कुल धन एशन टोटल कितना है, 3250 है। पहले महीने में 20 रुपये जमा किए, प्रथम पद हमारा 20 है, फिर वो हर में 15 रुपये बढ़ाता गया, डी हमारा 15 है। कितने माह में ऋण चुका देगा, एन हमें निकालना है। ठीक है, आप जानते हो एशन बराबर क्या होता है, एशन बराबर होता है एन बट्टा 2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी होते हैं। ठीक, अब यहाँ रखो, एशन हमारे पास है 3250, n हमें ज्ञात करना है, a हमें दे रखा है 20, n हमें ज्ञात करना, d हमें दे रखा है 15। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा, तो 2 गुणा 0 0, 2 पंजे 10 हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 3 6। ठीक है, n से अंदर गुणा करोगे, पहले बाद में गुणा करना, यहाँ देखो 2 दूनी 20 दूनी 40, अंदर गुणा करोगे ये हो जाएगा 15n माइनस के 15। ठीक, फिर यहाँ देखो कितना आ जाएगा, n 40 में से 15 घटाओगे कितना आ जाएगा, 25 प्लस का 15n। ठीक है, 5 आ जाएगा उभयनिष्ठ, यहाँ n है, 5 बचे 25, 5 3 15। ठीक है, तो यहाँ पर है 6, देखो 6500, ये 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 6500 ये बट्टे में आ गया, और यहाँ बचा 5 प्लस 3n इंटू n गुणे में, 5 से काटो, 5 कम 5, 5 3 15, 1300, अंदर n से गुणा करो, ये हो जाएगा 5n प्लस 3n स्क्वायर,
तो ये आ जाएगा 3n² प्लस 5n प्लस का 1300 इधर रखे माइनस का 1300। ये हमें हमारा मिल गया द्विघात समीकरण। इसको हल कीजिए, आपको आपका उत्तर आराम से मिल जाएगा, n का मान। ठीक है, सो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसकी गुणा इसके साथ 1300 गुणा 3, ऐसी दो संख्या निकालो जिसको गुणा करें 13 3900 आए और घटाएं तो 5 आए। घटाने पे क्या आता है 5, गुणनखंड करो 3 1 कम 3 3 3 9 पीछे से 0। ठीक है, 13 1 कम 13 पीछे से 0। फिर 2 5 10 0, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 5 10, 5 बचे 25, 5 1 कम 5। सही कर रहे ना हम। अब देखो ऐसे दो चीज बनाओ जिसमें घटाने में 5 मिल जाए, घटाने पे 5 मिल जाए। देखते हैं क्या बन सकता है। 13 3 39, यहाँ से देखो 5 बजे 25, यहाँ तो 50 हो जाएगा, ज़्यादा आ जाना है। फिर यहाँ देखो 13 3 39 है ना, ज़्यादा हो रहा है। 25 दूनी 50, 50 हो गया। 13 दूनी 26, ट्राई करोगे आंसर ही नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना होता है, त्रिज्याचार्य नियम लगाना होता है। ए के स्थान पर क्या है 3 है, बी के स्थान पर क्या है n का गुणज 5 है, और अचर पद क्या है हमारे पास माइनस के 1300 है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, यहाँ लिख देंगे द्विघात सूत्र से। क्या होता है n है ना, n लिखोगे, n बराबर होता है माइनस का b प्लस माइनस b² माइनस का 4ac बट्टे में 2a। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो मान रखेंगे, मान रखो b का मान है माइनस का 5 प्लस माइनस b², 4 a का मान 3 और c का मान है माइनस के 1300 बट्टे में 2a, ये है 3, नेगेटिव 5 प्लस माइनस 5 बचे 25, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ से 4 3 12। ठीक, क्या हो जाएगा 4 3 12, 12 गुणे यहाँ पर है देखो 12 गुणा 13, पीछे से डबल 0 लगा दूंगा। 12 3 36, 3 12 1 कम 12 और 3 15, पीछे से 2 0, ये आ जाएगा 15 600 बट्टे में 6। फिर यहाँ से आ जाएगा प्लस माइनस का 5 प्लस माइनस, ये हो जाएगा 15 625। अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, 15 625 का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। इधर से 2 जोड़ा, इधर से जोड़ा 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 कम 1, पूरा पूरा घटाएंगे 0 आ गया। फिर ये नीचे आ जाएगा 56, 1 का डबल 2, तो यहाँ कुछ भी लिखोगे यहाँ उतना लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, घटा देंगे, 6 में से 4 घटाएंगे, 2 बचा 1 बचा। अब ये 25 यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ जितना भी है 22, यहाँ पे कितना आ गया 12 आ गया, 12 का डबल यहाँ लिखना होता है 24। अब यहाँ जो संख्या लिखोगे यहाँ पे वही संख्या लिखना है 5 5, 5 बचे 25, हासिल लगा 2, 5 चौके 20 और 2 22, हासिल लगा फिर से 2, 5 दूनी 10 और 2 12, पूरा पूरा कट गया। तो वर्गमूल कितना आ गया है 125 आ गया। वर्गमूल कितना आ गया है 125। अगर आप इस तरीके से करने जाओगे कभी हल नहीं हुआ पूरे दिन में। तो n आ जाएगा, यहाँ था माइनस के 5 प्लस माइनस आ गया 125 बट्टे में कितना था 2a, यानी कि माइनस के 5 प्लस माइनस 125 बट्टे में था 6। अब आप पहले लोगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह ले लो, तो यहाँ -5 प्लस का 125 बट्टे में 6, तो n का मान आ जाएगा 125 में से 5 घटाओगे 120, 6 दूनी 12। ठीक है, n का मान आ जाएगा 20 वर्ष लगेंगे उसको। ये आंसर भी है। अब नेगेटिव वाला भी लेके देख लो, तो यहाँ लिखेंगे नेगेटिव लेने पर, नेगेटिव चिन्ह लेने पर ले लो नेगेटिव चिन्ह, तो यहाँ से n माइनस का 5, यहाँ से आ जाएगा माइनस के 125 बट्टे में 6,
तो वर्षों की संख्या कभी माइनस में होती है? नहीं होती है, तो ये अमान्य है। ठीक है, तो ये उत्तर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन शानदार था, जानदार था, आराम से सॉल्व हमने कर दिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक, अगले प्रश्न पे मान जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल का जो अवनमन कोण है 30 तथा 45 पाया गया। बहुमंजिल की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, ये दोनों ही प्रश्न आपके एनसीईआरटी के हैं। ठीक है, दोनों ही प्रश्न एनसीईआरटी के। देखो करके दिखाता हूँ। क्या है, एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर तथा तल, ये बहुमंजिल भवन है। ठीक है, ये जमीन है और ये 8 मीटर का, ये 8 मीटर का क्या भवन है, ये बहुमंजिल भवन है। बहुमंजिल के शिखर से देखने पर, बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और ये तल कि जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण बनाने के लिए मुझे इसके समांतर रेखा लेनी पड़ेगी। कितना है? 30-45 है, तो ये वाला कोण 30 है, ये 45 है। ठीक, तो हमें बोल रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये बताओ। तो मैं नाम दे देता हूं, यह ए बी सी डी ई, ये 8 है, तो यहां से लेकर यहां तक भी क्या होगा बाबू? 8 होगा। और यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई को मैंने h मान लिया है। अगर h मुझे मिल जाए, मैं उसमें 8 जोड़ दूंगा तो आंसर आ जाएगा। दोनों भवनों के बीच की दूरी क्या है? मान लेते हैं x। अगर ये x होगी तो बाबू ये भी क्या होगी? x होगी। ठीक है, अब हल करते हैं समकोण त्रिभुज में, आंसर आ जाएगा। एक त्रिभुज यहां बना और एक समकोण त्रिभुज यहां बना। आ जाओ त्रिभुज ए डी ई में। देखो एच भी निकालना है और आपको एक्स भी निकालना है, इन दोनों में संबंध लगाएंगे तो हो जाएगा, देखो ई डी बट्टे में ए डी। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधार क्या होती है? tan थीटा। थीटा हमारी है 30 डिग्री। ईडी है h और एडी है x। tan 30 का मान 1/√3। तिरछे गुणा करोगे x से कम x और ये आ जाएगा h√3। h और x में मुझे ये संबंध मिला। अब आते हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज ई सी बी में। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये है आधार। ई सी बट्टे बी सी, लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा कितना है? 45। ई सी हमारे पास क्या है? h + 8 और बी सी हमारे पास है x। tan 45 का मान 1। तिरछे गुणा करो, x से कम x, इधर आ गया h + 8। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इधर से पहले x का मान रख देता हूं। x का मान क्या है? h√3। प्लस का h इधर आके क्या हो गया? माइनस का h। h के आगे उभयनिष्ठ √3 - 1, h का मैच है ना, तो h निकालना है। ये कोने में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में। हमें क्या करना है? अंडर कभी नीचे नहीं छोड़ा जाता है, तो परिमेयकरण कर देंगे। √3 + 1 से ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। अब नीचे देखो सूत्र लग रहा है, कौन सा वाला? a - b a + b, इसका सूत्र होता है a² - का b²। तो ऊपर आ जाएगा 8 √3 + 1 और यहां से हो जाएगा a² - b²। 8 √3 + 1, √3 का वर्ग करोगे 3, 1 का वर्ग 1। 8 √3 + 1, ये आ गया 2, 2 चुको 8। तो h का मान मुझे मिला, 4 से गुणा कर दो, 4 √3, 4 × 4। अब इस h का मान मुझे यहां रखना है। ठीक है, इसीलिए x बराबर h कितना है?
4√3 प्लस 4 गुणे में क्या है √3, √3 गुना √3 3, 3 चौके 12 और यहाँ से आ जाएगा 4√3 पहला आंसर। ये मुझे x मिला, दोनों भवनों के बीच की दूरी मिली। अब मुझे क्या निकालना है, बहुमंजिल की ऊंचाई, इसलिए बहुमंजिल की ऊंचाई वो क्या है h प्लस 8। h क्या है हमारे पास 4√3 प्लस 4 और यह 8, 8 4 12 और यहाँ से 4√3। दोनों आंसर सेम टू सेम आए हैं। क्यों? आपको पता है जब कोण 45 होता है तो जो ऊंचाई होती है वही उसकी परछाई होती है। जो x का मान आएगा वही बहुमंजिल की ऊंचाई भी होगी, जो कि दिख भी रही है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, अथवा में है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना हर साल आता है, अथवा वाला एनसीईआरटी का ही प्रश्न है। ठीक, तो क्या करेंगे, बायां पक्ष ले लेंगे, यहां लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, बायां पक्ष लेने पर क्या है बायां पक्ष, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वर्ग प्लस में कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का वर्ग। इसको हल करके ये लाना है। आप एक नियम जानती हैं, कौन सा नियम जानते हैं कि बाबू a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस का 2ab। ये a की जगह पर है, ये b की जगह पर है। खोल दीजिए तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग 2ab। ठीक, फिर यहाँ पे इसमें भी लगाएंगे a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2a गुणे में क्या है b है। ठीक, हमें क्या करना है, इसको और इसको एक साथ में लिखना है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब हमें बहुत सारी सर्वसमीका लगानी है, जो जो लगानी है वो मैं लिख देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये लगाना है। इसके जगह पे भी मान रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, इसके जगह पे भी मान रखना है। शेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, क्योंकि प्रूफ में आपको 7 चाहिए, 7 कैसे आएगा, सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे भी सूत्र लगेगा, साइन थीटा गुणे कॉसेक थीटा का मान 1 होता है और कॉस थीटा गुणे सेक थीटा का मान भी 1 होता है। इतने सारे सर्वसमीका लगेंगे यहाँ पर। लगाओ, इसके और इसके जगह पे पहले क्या आ गया 1, इसके जगह पे आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसके जगह पे 1 आ गया, इसके जगह पे आ गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 2 इसके जगह पे आ गया 1, 2 2 1 कम 2 2 2 2 और 2 4 5 6 7 प्लस में क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमको क्या करना था बाबू, सिद्ध करना था। एकदम हलवा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं अगले प्रश्न में, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आता है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दिए गए चित्र का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ए बी यानी कि व्यास हमें दे रखा है 3.5, खिलौने सी डी की ऊंचाई सी और डी 5 दे रखा है। तो ये क्या है, ये हमारा क्या, देखो शंकु है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है तो मुझे तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी, मुझे तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, 5वें में आ जाओ, लिखेंगे दिया है, क्या दिया है बाबू, व्यास दिया हुआ है। व्यास हमें दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो दोनों का व्यास देखो, जो अर्धगोला है और जो शंकु है दोनों का सेम टू सेम व्यास है, तो दोनों की त्रिज्या सेम ही होगी। तो त्रिज्या क्या होगी, उसकी आधी होगी। त्रिज्या क्या होगी, उसकी आधी होगी। तो यहाँ से हटा देंगे 0.10 बढ़ जाएगा, एक स्थान में 1 0 बढ़ जाएगा। 5 7 35 5 चौके 20, 7/4 सेंटीमीटर आ जाएगा।
कोई डाउट बताइए, यहाँ तक नहीं होगा। अब उसके बाद हमें चाहिए शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h क्या होता है? देखो यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई h है ना, तो वो कैसे निकले? टोटल में से, टोटल क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अच्छा 7/7 को का जब भाग दोगे 4 से तो कितना आता है? अगर इसको मैं भाग दूं ना तो ये आता है 1.75 सेंटीमीटर। तो 5 में से मुझे घटा देना है 1.75, है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 1.75 है, ये मुझे घटा देना है। तो 5.00 1.75, 10 में से 5 घटाएंगे 5, 9 में 7 घटाएंगे 2 और 4 में से घटाएंगे 3, 3.25 सेंटीमीटर। कोई डाउट या कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? ओके। अगर मैं इसको उसमें रखना चाहूँ, मतलब बट्टे में रखना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। 10 हटाऊंगा 1 बढ़ जाएगा, 2 संख्या 2 0 बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो कटेगा क्या 25 से? 25 एक कम 25, कितना बच गया? 5 और 2, सॉरी 5 कहाँ से बच गया? 25 कम 25, 5 और 2 7, 25 3 75, है ना। यही तो होगा। 25 को अगर मैं 13 से गुणा करूं तो 350, ठीक है। और 25 चौके 100, तो ये 13/4 आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देते हैं, जरूरत पड़ेगी। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L, इसका सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर h² + r², यही तो होता है। h मेरे पास क्या है बाबू? h मेरे पास है 13/4 इसका वर्ग, और त्रिज्या मेरे पास है 7/4 इसका वर्ग, ठीक है। 13 का वर्ग होता है 169, 4 का वर्ग 16, 7 49, 4 का वर्ग 16। दोनों के बट्टे में समान है, लॉसअप हो जाएगा, फिर ऊपर वैसा का वैसा जुड़ जाएगा। तो ये आ जाएगा 9 9 18, हासिल लगा 1, 4 और 6 10 और 1 11 और 1 और 1 2, 218 बट्टे में 16, ठीक है। तो 16 का वर्गमूल 4 आ गया। 218 का वर्गमूल कितना होगा? ये बड़ी बात है। हमने कैलकुलेशन सही किया ना, ए बी 3.9, हाँ सही तो है सब कुछ। और कितना CD 5 दे रखा है, ठीक है। H भी निकाल दिया। खिलौने की हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठफल निकालना है, ओके। और कुछ मान वन का चक्कर नहीं है। 225 15 का होता है, 218 तो नहीं होता है। होता है 218 किसी का? या तो पॉइंट में आएगा या अप्रोक्सीमेट मान निकालना पड़ेगा। देखो 218 का वर्गमूल करके देखें, 2 1 कम 2 0, 2 9 18। अब देखो, अब मैं देखो ऐसे तो अंडर रूट नहीं निकलेगा क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं। तो मैं आपको अगर इसका अंडर रूट आप निकालोगे ना तो मैं बता दे रहा हूँ 14.7 आएगा लगभग, एग्जैक्ट नहीं 7, लगभग आएगा। अगर आपको ये निकालना नहीं आता तो मैं थोड़ा आपको हिंट देता हूँ कैसे निकालते हैं। 218 है ना, यहाँ 218 लिख लो, ठीक है। और इधर कोई संख्या नहीं है तो 0 बढ़ा ले सकते हैं, पॉइंट करके 0 बढ़ा सकते हैं। पीछे से 2, इधर से 1, 1 1 कम 1 घटाएंगे तो 1 बचा। अब ये 18 नीचे आ जाएगा, 1 का डबल यहाँ हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या लिखोगे यहाँ पे वही कुछ भी संख्या लिखते 20 के आसपास आ जाएगा। 5 लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा लगभग। 4 यहाँ लिखोगे, 4 चक्कू 16, हासिल लगा 1 और 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा देखो, देखिए तो यहाँ से देखो 4 चक्कू 16 का 6, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9। 5 करोगे ना, 5 25 पंजे 125 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम नहीं ले सकते उसको, ठीक है। 4 बार के घटाएंगे तो कितना बचा? तो ये आ जाएगा 8 में से 6 घटाएंगे 2, और यहाँ से आ जाएगा 11 में से 9 घटाएंगे 2, ठीक है। दशमलव यहाँ लग गया। अब ये 00 यहाँ आ जाएगा, ठीक। दशमलव यहाँ लग गया। अब यहाँ कितना 14 है, 14 का डबल यहाँ आ जाएगा 28।
यहाँ कुछ भी लिखोगे 300 के आसपास चला जाएगा। तो 7 यहाँ जाएगा, 7 यहाँ जाएगा, 7 बच जाएगा, तो 14.7 आ गया। ठीक है, 14.7 को 3 से भाग दे दो और 4 से भाग दे दो, 4 तियाँ 12, 2 बचा 27 हो गया ना। हाँ, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28 ज़्यादा हो जाता है, तो और भी आएगा 3.7 के आसपास आ गया, लगभग 3.7 आ जाएगा लगभग। एल हमें मिलेगा 3.7। इसी कैलकुलेशन के ही नंबर मिल रहे हैं आपको, ध्यान रखिएगा, इसी कैलकुलेशन के ही नंबर मिल रहे हैं। 7 है, ये क्या आएगा, एक सेकेंड, 4 तियाँ 12 है ना, 4 तियाँ 12 बचा, और यहाँ पे 7 ना, 27 बचा, 27 ज़्यादा बचा, 27 3.7 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आ जाते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हो चलेगा, लेकिन यहाँ गड़बड़ ना होना चाहिए। ठीक है, ये आ जाएगा और आंसर जो भी आएगा हमारा लगभग में आएगा। अब आ जाते हैं प्रश्न में, हमें क्या निकालना है, इस लट्टू का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा, ये क्या है, अर्धगोला है, ये हो जाएगा अर्धगोले का, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब देखो, यहां से अर्धगोले का होता है 2πr² और शंकु का होता है πrl। तो पाई आर उभयनिष्ठ निकालो, यहां से बचेगा 2r, यहां से बचेगा l। पाई कुछ बोला है क्या, ऐसा नहीं बोला है, तो पाई का मान हम रखते हैं 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 7/4। 2r का मान है 7/4 और l का मान है 3.7। 7 दूनी ये आ जाएगा 3.5, 7 से 7 कटा, 2 दूनी 2 एकम 2 एकम, इधर आ गया 11/2 और 7 और 5 12, 3 और 3 6 और 1 7। ठीक है, तो काटो, 2 3 6, 2 छंग 12, तो 11 को गुणा कर दोगे 3.6 से, 11 छंग 66, हासिल लगा 6, 11 3 33 और 6 39.1 स्थान के बाद 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लगभग हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर 39.6। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले वाले प्रश्न में। शानदार जानदार क्वेश्चन है। अगर आप सच में आपको गणित से प्यार है, सच में आप थोड़ा समझते हो गणित को, सिर्फ गणित पास होने के लिए नहीं पढ़ते या रटते नहीं हो, समझ के गणित पढ़ते हो, तो ये प्रश्न आपके लिए है। और ये बहुत आसान सा प्रश्न है, टफ नहीं है, आसान है। बस जिसका कॉन्सेप्ट अच्छा है वही कर लेगा, जो रटता है वो कभी नहीं कर पाएगा। कह रहे पानी से भरा एक अर्धगोलीय टैंक को, देखो एक टैंक हमारा है, अर्धगोलाकार टैंक है, ये ऐसा टैंक है जो कि पानी से लबालब भरा पड़ा है। पाइप के द्वारा, टैंक को एक पाइप के द्वारा, ठीक है, 3 सहित 4/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। इसमें एक पाइप लगा दी हमने और इस पाइप के द्वारा ना हर सेकंड में हम खाली कर रहे हैं इतना। यह पाइप टैंक को आधा खाली करने में, इस टैंक को आधा खाली करने में कितना समय लेगा यदि टैंक का व्यास 3 मीटर है। अगर टैंक का जो व्यास है, ये जो टैंक है इसका व्यास हमें दे रखा है 3 मीटर। ठीक है, तो टैंक की त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसलिए टैंक की त्रिज्या, टैंक की त्रिज्या क्या हो जाएगी 3/2, व्यास का आधा हो जाएगा, है कि नहीं। टैंक की त्रिज्या आर मान लेते हैं, 3/2 ये। अब इस टैंक में पानी कितना है, ठीक है, टैंक में पानी, टैंक में पानी कितना है, यही पानी बाहर निकल रहा है पानी के पाइप के थ्रू, तो टैंक में पानी है कितना, आ जाएगा अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले में कितना पानी आ सकता है, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का सूत्र होता है 2/3 पाई r³, है ना। तो मान रखते हैं 2/3, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या हमारे पास है 3/2, इसकी घात में 3। हल करें तो 2/3
22/7, 3 × 3 × 3 बट्टे में 2 × 2 × 2, 3 बार गुणा है ना, 1 3 से 1 3 कटा, 1 2 से 1 2 कटा, और कुछ कट रहा है, और भी कट रहे हैं। देखो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 3 9, 11 9 99, नीचे आ जाएगा 7 दूनी 14। ठीक है, तो 99/14 आयतन मीटर क्यूब। इस टैंक में इतना पानी है, इस टैंक में इतना पानी है। टैंक को क्या करना है, आधा खाली करना है, आधा खाली करना है। तो टैंक में टोटल इतना पानी है, तो आधा खाली करना है। आधा टैंक खाली करने में, आधा टैंक खाली करने पर बचा पानी, ठीक है, जो भी है उसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। 99/14 है ना, इसका आधा करोगे, कर दिया आधा। तो अब क्या हो जाएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा आधा। अरे यार 2 से भाग दे रहा था ना, 1/2 कर रहा हूँ यार, सॉरी। तो देखो 99/14, और 2 के बट्टे में कुछ नहीं, दो इसके गुणा इसके साथ, 99 कम 99 और 14 दूनी 28, ये आ गया इतना मीटर क्यूब। देखो आपको पता होगा 1 मीटर क्यूब को अगर आपको लीटर के फॉर्म में लिखना है तो 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो मीटर क्यूब हटाकर 1000 से हमने गुणा कर दिया तो ये लीटर में आ गया। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा 99 एकम 99 30/28, इतना लीटर, इतना क्या आ जाएगा, लीटर आ जाएगा। अब आ जाओ प्रश्न में, अब प्रश्न में आ जाओ, थोड़ा सा काम और बचा हुआ है। देखो प्रश्न आपसे क्या बोल रहा था, प्रश्न आपसे क्या बोल रहा था कि पाइप के द्वारा इतना लीटर प्रति सेकंड, 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकलता है इस पाइप से, इस पाइप से 1 सेकंड में इतना पानी बाहर निकलता है। तो लिखेंगे चूंकि, इसको देखो 7 या 21, 21 और 4 25, चूंकि 25/7 लीटर पानी खाली होने में लगा समय, खाली होने में लगा समय कितना है, 1 सेकंड प्रति सेकंड है। तो 1 लीटर पानी खाली होने में कितना समय लगेगा, तो इससे भाग दे दोगे। अरे यार 25/7, ये गुणे में है ना, एक एक नीम लगा देंगे, 25/7 आ जाएगा, और बट्टे का इधर कहाँ जाएगा, ऊपर। गुणे में 7/25 सेकंड लगते हैं 1 लीटर पानी खाली होने में। तो इतना लीटर पानी खाली होने में कितना समय लगेगा, टैंक में इतना पानी है ना, इतना लीटर पानी खाली होने में कितना समय लगेगा, इसलिए 99,000 बट्टे में 28 लीटर पानी खाली होने में लगा समय। 1 लीटर खाली होने में इतना समय लगता है, इतना होने में कितना समय लगेगा, इससे गुणा कर दो ये चीज। ठीक है, काटो इसको, इसको जब आप काटोगे 7 कम 7 7 चौको 28, 25 चौके 100, 2 0 कट गए, 990 सेकंड आ जाएगा उत्तर। ठीक है, 990 सेकंड। अगर सेकंड को आप मिनट में बदलना चाहते हो तो 60 से भाग दे दो, भाग दे दिया, 3 दूनी 6, 3 3 9, और काटोगे 2 1 कम 2, और 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 5 10, 16.5 मिनट आ जाएगा। तो आपके एग्जाम में ये जो पेपर है वो पक्का आने वाला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भर के मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अपना ख्याल रखें।